नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारी अब बीआरएस की जो क्लास चल रही थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, मैंने कल आपको बताया था कि जितना हमने कल की क्लास में देखा वही सबसे इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल जितना जो हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से समझा था ना भी, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब हमें यह लगता है कि हमारी कैश बुक कह रही है कि बैंक में हमारा पैसा पड़ा है। अगर बैंक में आपका पैसा पड़ा है एज पर कैश बुक, तो आप प्लस माइनस कैसे करोगे ये आपने कल की क्लास में देखा। बस ये समझ लिया तो अगले तीनों केस आपके कवर हो जाएंगे। अब तीनों केस मैं आपको रफ कॉपी में बता देता हूं, तीन केस कौन कौन से बने थे। देखो, एक तो पहला केस तो हमने कर ही लिया, जब क्वेश्चन शुरू हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से और आपने उसे पासबुक से मिला देना है। दूसरा केस होगा जब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा और हमने उसे पासबुक से मिला देना है। और तीसरा केस होगा जब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा। और चौथा केस होगा जब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा। पासबुक के बैलेंस को हमें कैश बुक से मिलाना होता है, कैश बुक के बैलेंस को हमें पासबुक से मिलाना होता है। ठीक है जी, ये चार केस बनते हैं। कल हमने फर्स्ट केस देखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और यही सबसे इंपॉर्टेंट था। ये आ गया तो बाकी तीन फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लेकिन वो करने से पहले आज हम देखेंगे पहले एक आधा क्वेश्चन जो हमने अभी सीखा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का है। आज हम इसी को पहले कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको रफ कॉपी में करवा रहा हूं। ये आपने अपनी क्वेश्चन बैंक की जो कॉपी होगी उसके अंदर आपने अपने सारे सोल्ड लिखने हैं। ठीक है ना, तो आज हम कर रहे हैं हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, बीआरएस का आंसर नंबर फर्स्ट। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमें ये। लो जी, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर बालाजी एंटरप्राइजेस। बालाजी एंटरप्राइजेस के पर्टिकुलर्स दे रखे हैं और आपको अपनी बीआरएस प्रिपेयर करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट। हमें नहीं बताया कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, लेकिन हमने डिस्कस किया है जब कुछ ना कहा हो, बैलेंस एज पर कैश बुक बोला हो, तो हम क्या मानते हैं, डेबिट बैलेंस है ना। भी मैंने आपसे पूछा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपने बोला 1 लाख। अब इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपया आपका बैंक में पड़ा है, यही एज्यूम करूंगा ना मैं। आपने लोन ले रखा है ये थोड़ी एज्यूम करूंगा। तो इसीलिए कॉमन सेंस को यूज करते हुए जब सिर्फ कैश बुक का बैलेंस लिख रखा हो तो हमारा मतलब ये होता है कि बैंक में पैसा पड़ा है। और जब बैंक में आपका पैसा पड़ा होता है इसका मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, आपकी एसेट होती है, एसेट डेबिट होती है। समझ गए। तो ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 2,40,000। हम हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से आपका डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन में कितना लिखा है, 2,40,000। हमने यहां पे 2,40,000 रुपए लिख दिया। अब हमें पता है कुछ आइटम्स हमें क्या करनी है, ऐड करनी है, और कुछ आइटम्स हमें लेस करनी है। तो ऐड की जगह मैं पहले ही छोड़ देता हूं और फिर लेस वाली आइटम्स यहां उसकी जगह बना के छोड़ देता हूं। आपने भी पेपर में ऐसे ही करना है, ऐड का स्पेस छोड़ देना है और फिर लेस का स्पेस। देखो मैं आपको बता दूं, बीआरएस बनाने का एक तरीका और भी होता है प्लस माइनस के हिसाब से, वो आपको लास्ट में बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पहले अभी हम एक सिस्टम से ही सारा बीआरएस का चैप्टर देखेंगे सबसे शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो चलिए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमें, कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹2,40,000
40,000 वो तो हमने लिख दिया डेबिट बैलेंस। और फिर कह रहे चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू रुपीज 1,36,000। आपने चेक इशू तो कर दिए लेकिन बैंक में पहुंचे ही नहीं 1,36,000 के। देखो भाई, आपने चेक काट के दे दिए, चेक काट के दिए, जब चेक काट के दिए तब आपने एंट्री क्या करी होगी, जिसको भी दिया XYZ को, XYZ अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने सोचा बैंक से पैसा चला गया, बिकॉज हमने चेक से पेमेंट कर दी। हम अज्यूम करते हैं कि आज चेक से पेमेंट करी, अभी वो बैंक में जाएगा और हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो पर्सन अभी तक पहुंचे ही नहीं बैंक में। तो हमने तो हमारी कैश बुक में पेमेंट करी हुई दिखा दी, बट वहां तो पेमेंट हुई नहीं बैंक से। तो क्या बैंक की पासबुक में बैलेंस कम हो गया? नहीं हुआ। और हमें हमारी कैश बुक को बैंक से मिलाना है, हमें हमारी कैश बुक को बैंक से मैच करना है। तो हमें ठीक वैसा ही करना पड़ेगा जैसा पासबुक में है। जैसी पासबुक है सब वो एंट्रीज हमारी वैसी की वैसी कैश बुक में होनी चाहिए। तो हमने तो कैश बुक में जब चेक इशू किए लेस कर दिया बैलेंस, लेकिन वहां तो बंदा पहुंचा ही नहीं पेमेंट लेने। तो अब क्या करोगे, वापस ऐड कर दोगे। हम हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर यहां ऐड करेंगे पहली एंट्री, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 1,36,000 रुपए। यही था ना हमारा, 1,36,000। अच्छा, अगली क्या है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट टू रुपीज 90,000। चेक बैंक में जमा तो करवा दिए लेकिन अभी क्लियर नहीं हुए। समझ गए? जब हमने चेक बैंक में जमा करवाए, देखो चेक जमा कौन से करवाते हैं, हमारे पास चेक आए होते हैं, अपनी चेकबुक के तो हम चेक इशू करते हैं, जिसको किसी को पेमेंट करनी है अपनी चेकबुक से हम क्या है पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जब हमें लोगों से पेमेंट लेनी होती है तो बहुत से लोग क्या है हमें चेक देकर जाते हैं, हम वो चेक अपने बैंक में जाके जमा कराते हैं, अपने बैंक को बोलते हैं कि ये लो जी मिस्टर एक्स का चेक है 10,000 का, मिस्टर वाई का चेक है 15,000 का, मिस्टर जेड का चेक है 5 लाख का, राम का चेक है 7 लाख का, सीता का चेक है 8 लाख का, ये लो जी चेक पकड़ो, इनके खातों से पैसे निकाल के हमारे खाते में डाल दो। इन सब ने हमें चेक दिया है, उसको कहते हैं चेक डिपॉजिट करवाना बैंक में। तो जब हम चेक डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, जैसे ही हमारा पर्सन बैंक में वो चेक जमा करा के आता है, हम एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, जिसने चेक दिया उसको क्रेडिट कर देते हैं। सिर्फ बैंक पर ध्यान दो, हम बैंक को डेबिट कर देते हैं, हम कहते हैं आ गए बैंक में पैसे। लेकिन उसके बाद बैंक क्या करता है, उनके बैंक से पैसे निकाल के तुम्हारे अकाउंट में डालना, क्लियरिंग सिस्टम समझाया था ना मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर। अब क्लियरिंग में टाइम लग जाता है, अब क्लियरिंग में टाइम लग गया, आपने तो आज ही जमा कर दिया, आपने तो आज ही बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन रियलिटी में बैंक में पैसा आया 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो जिस तारीख को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, बीआरएस बनाते टाइम उस तारीख को पैसा नहीं आया है, और हमें आज की तारीख में जो पासबुक का बैलेंस है उसे कैश बुक के बैलेंस से हम मैच कर रहे हैं। तो जैसा पासबुक में वैसा ही होना चाहिए। पासबुक में तो कह रही है पैसा आया ही नहीं बैंक में, और हम कह रहे हैं बैंक में आ गया। ठीक कैसे करोगे, लेस कर दो, कितने रुपए 90,000। तो लो जी, लेस वाली आइटम्स में हमने लिखा पहली आइटम चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 90,000, ये हम लेस कर देंगे। समझ गए? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है। पहली एंट्री हो गई हमारी, सेकंड भी हो गई। थर्ड क्या है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू रुपीज 9, सॉरी ये तो हो ही गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो गई। अगली क्या है, बैंक चार्जेस अमाउंट टू रुपीज 300, 300 रुपए बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने चार्ज काट लिया, कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये पासबुक कह रही है कि बैंक के चार्ज लग गए 300 रुपए। हमें तो अब पता लगा जब हमने अपनी पासबुक खोल के देखी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप लेस कर दो बैंक चार्जेस। आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कम होता है ना उससे, आपका बैंक अकाउंट बैलेंस कम हो गया उससे। आपको तो पता नहीं था, आपने तो कैश बुक में कम नहीं किया, अब पता लगा है, अब पता लगा तो अब कम कर दो, कोई चिंता थोड़ी है। लो जी, 300 रुपए हमने हमारी कैश बुक के अंदर यहां लेस कर दिए।
बैंक चार्जेस डेबिटेड 300 रुपए, समझ गए। अच्छा, उसके बाद में क्या है जी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू रुपीज 1250, 1250 रुपए का ब्याज क्रेडिट कर दिया। मैंने आपको कल बताया था अच्छे से, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब हम हमारी कैश बुक में बैंक को डेबिट करते हैं उससे बैलेंस बढ़ता है, और बैंक जब हमें क्रेडिट करता है तब बैलेंस बढ़ता है। कल किया था ना, तो बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट से, तो अपने आप समझ जाओ इसका मतलब बैंक ने हमें ब्याज दिया है, हमें ब्याज मिला है, हमारा बैलेंस बढ़ गया। हमें तो पता नहीं था, अब पता लगा तो अब हम बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट कितना है 1250, अपनी बीआरएस के अंदर हम यहां ऐड कर देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250 रुपए। ठीक है जी, ओके, दिख रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहो तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, ये लो, ठीक है। 1250 क्या है, हमने ऐड कर दिए। अगली एंट्री क्या है, बस इसके बाद एंट्री खत्म हो जाती है। ये कह रहा था बैलेंस एज पर पासबुक 2,86,950, बैलेंस एज पर पासबुक 2,86,950। हम देखते हैं हमने हमारी गलतियां ठीक कर ली, गलतियां ठीक करने के बाद में हमारा बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप अपना कैलकुलेटर खोल लीजिए, मैं अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं और हम इस काउंटिंग को कर लेते हैं। 2,40,000 का हमारे पास बैलेंस है, 2,40,000 के अंदर आपको 1,36,000 जोड़ना है और 1250 जोड़ना है। 1,36,000 प्लस में 1250, ये जब जोड़ा तो ये आपका टोटल बन जाएगा यहां पर 3,77,250। ठीक है, अब ये जो ऐड की आइटम्स है इसमें से लेस वाली आइटम्स घटानी है। 3,77,250 आपका जोड़ आ गया, लेस वाली आइटम्स जो है हमारी ये इसमें से लेस कर दो। 90,000 और 302 ही आइटम है, तो 3,77,250 के अंदर से 90,000 और 300 रुपए लेस कर दो, 90,300 लेस कर दो। जब लेस किया ये बैलेंस आया 2,86,950। मैंने कल आपको क्या बताया था, अगर आप कैश बुक से शुरू होते हो तो नीचे ये आपका बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, बुक का नाम हमेशा चेंज होगा। अच्छा, अगर आंसर पॉजिटिव आए तो निशान भी चेंज होगा। ऊपर क्या था आपका, ऊपर शुरुआत कहां से हुई थी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। अब नीचे जो हमारा आंसर आया वो भी क्या है, प्लस का आया है। प्लस का आया है तो निशान भी चेंज होगा, डेबिट से क्रेडिट निशान हो जाएगा। तो आप नीचे यहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक करके क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखोगे 2,86,950। और यहां पर ये क्या कह रहा था आपका कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 2,86,950। ये कह रहा है बैलेंस एज पर पासबुक, ये नहीं बता रहा डेबिट या क्रेडिट। बट आपने अपनी कॉमन सेंस लगानी है, कुछ ना बोला हो तो हम क्या मानते हैं कि बैंक में हमारा पैसा पड़ा है, बैंक में हमारा पैसा पड़ा है तो हमारी कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होता है, हमारी एसेट होती है। वही बैंक की लायबिलिटी है तो पासबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस होगा। समझ गए, पासबुक क्या है, आपका अकाउंट है बैंक की बुक्स में। तो बैंक की बुक्स में अगर आपका पैसा वहां जमा पड़ा है तो उनके लिए लायबिलिटी है, उन्होंने आपको देना है वापस, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 2,86,950 है और हमारा भी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 2,86,950 आ गया। समझ गए, तो ये हमारी फर्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या है यहां पे कवर हो जाता है। अब आपने क्या करना है, दरअसल देखो जो आपकी कॉपीज है ना, आप कॉपीज पे पहले ही पेज नंबर लगा लो। जो आपकी कॉपी है पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट सारे कॉर्नर के ऊपर पेज नंबर लिख लो। ठीक है, पेज नंबर लिखने के बाद जब आपने क्वेश्चन फर्स्ट आपने अपनी कॉपी के अंदर क्या है सोल्व कर लिया, सोल्व कर लिया, यहां पर पेज नंबर लिख दो। पेज नंबर, लेट सपोज आपकी कॉपी का वो 5 नंबर पेज है तो पेज नंबर 5। तो कल को जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको यहां हिंट मिलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, पेज नंबर 5 पे। और वहीं दूसरी तरफ ये जो आपके सॉल्यूशन की कॉपी है, जो आपके सॉल्यूशन की कॉपी है, आप यहां जब आंसर नंबर फर्स्ट लिख रहे हो ना तो जो आपकी बुकलेट है उसके ऊपर भी पेज नंबर मिलेंगे आपको। जो आपका क्वेश्चन बैंक है ना उस पे पेज नंबर ऊपर लिखे होंगे। तो
यहां पर आपने लिखना है पेज नंबर, मान लो पेज नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये आपकी बुकलेट का पेज नंबर फर्स्ट है, तो आपने पेज नंबर फर्स्ट लिख लिया, ताकि जब आप सॉल्यूशन की कॉपी खोलो तो आपको पता हो ये सॉल्यूशन किसका है, पेज नंबर फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका है, दोनों में क्रॉस रेफरेंस रह जाएगा, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए, हमें बार बार पेज पलट पलट के ढूंढना ना पड़े इसका आंसर कहां है, इसका आंसर कहां है। बिकॉज अभी हम ये भी करेंगे कि बीच में हम क्वेश्चंस कुछ स्किप करेंगे, कुछ अगला क्वेश्चन पहले कर लिया, पिछला क्वेश्चन बाद में किया, ऐसा भी करेंगे। तो अगर आपने पेज नंबर लिखा होगा तो कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से, ठीक है जी। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्रेडिट बैलेंस का है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एडजस्टेड कैश बुक का है, अभी हमें नहीं कर दी, अभी हमने एडजस्टेड कैश बुक का टॉपिक नहीं किया है। क्या होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है जी, ये बाद में देखेंगे हम ढूंढते हैं क्वेश्चन कौन सा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन, ठीक है जी, ये होना चाहिए, ये लो क्वेश्चन नंबर 10 अब करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। कह रहा प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कितना है, 18,60,000, ठीक है। तो लो जी, हमने हमारा सॉल्यूशन शुरू किया, यहां पर लिखा हमने आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10, ब्रैकेट में आपने लिखना है पेज नंबर, कितना नंबर पेज है, आप अपने जो आपके हाथ में क्वेश्चन बैंक है उस पे पेज नंबर देख लीजिए। लेट्स सपोज वो पेज नंबर है 4, तो पेज नंबर 4 लिख दिया आपने, ठीक है जी। आपने अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू कर दी, ठीक है जी। शुरुआत में आपने वही लिखा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना है क्वेश्चन को पढ़ा हमने, 18,60,000, तो 18,60,000 आ गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते जाते हैं, क्या कह रहा है, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट नोट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट 3,60,000, आपने 3,60,000 रुपए के चेक इशू कर दिए, चेक काट दिए अपने क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स मतलब जिनको पेमेंट देनी थी, आपने 3,60,000 की पेमेंट कर दी अपनी तरफ से। तो आपने जैसे चेक इशू किया, आपने कहा, मान लो आपने चेक दिया मिस्टर जया को, सॉरी मिसेस जया को, ठीक है, तो जया को आपने चेक दिया, तो आप एंट्री क्या करोगे, जया अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज आपका तो पैसा गया। आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि देखो जी आज हमने पेमेंट की है तो आज ही जया जाएगी बैंक में और पेमेंट ले लेगी, बस एक्चुअल में हमें क्या पता कब जाएगी, तो हम तो यही एज्यूम करेंगे कि आज हमने चेक दिया, हमारा तो बैंक से पैसा निकल गया। लेकिन जया नहीं पहुंची अभी पैसे लेने, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आलस कर गई, मान लो अभी मूड नहीं है मैडम का, मैडम कह रही जब बैंक जाऊंगी तब देखूंगी, अभी मेरा बैंक का चक्कर नहीं है। 3,60,000 रुपए है, क्या बड़ी बात है जया के लिए, ठीक है। तो चेक इशूड बट नोट प्रिंटेड, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, आपने जैसे चेक इशू किया अपना बैंक बैलेंस कम कर लिया, लेकिन बैंक में तो कम हुआ ही नहीं, तो जैसा बैंक में वैसा तुम्हें करना पड़ेगा मिलाने के लिए, तो बैंक में तो घटा नहीं है, तुमने घटा रखा है, ठीक कैसे करोगे, वापस ऐड कर लोगे। कितने रुपए, 3,60,000, तो ऐड के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 3,60,000, ये हमारा ऐड हो गया, ठीक है। अगला क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नोट एंटर्ड इन द कैश बुक, 2,50,000, ये क्या है। देखो कई बार हम जब भी शेयर्स खरीदते हैं ना, तो हमें अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपका कौन से बैंक में खाता है, खाते का नंबर क्या है, उस बैंक का IFSC कोड होता है एक, IFSC कोड क्या है, सब बताना पड़ता है।
क्यों बताना पड़ता है? बिकॉज जब वो कंपनी उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देती है तो वो उसी बैंक अकाउंट में आता है। तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे थे, आपने अपना बैंक अकाउंट का नंबर सब कुछ वहां दे रखा है, उस कंपनी ने आपको 2,50,000 का डिविडेंड दिया, तो क्या हुआ? डिविडेंड सीधा आपके अकाउंट में आके जमा हो गया, आपको पता ही नहीं कि उस कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, बिकॉज कंपनी कोई फुल फ्लेज कोई एडवर्टीजमेंट तो करती नहीं है कि हमने डिविडेंड बांटा है, आपके तो नॉलेज में नहीं था, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में आके जमा हो गया, बैंक अकाउंट में आके जुड़ गया। अब जब आपने अपनी पासबुक देखी, पता लगा कि 2.5 लाख का तो यार डिविडेंड आया हुआ है बैंक में, तो बैंक बैलेंस तो एक्चुअल में बढ़ चुका है, हमने कैश बुक में नहीं बढ़ाया, अब बढ़ा दो, जैसा पासबुक में वैसा ही करना है ना। पासबुक में बैलेंस बढ़ चुका है, बैंक में पैसा आ चुका है तो बढ़ा दो। कितने रुपए हैं? 2,50,000। तो ऐड के अंदर हम क्या है, यहां लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड 2,50,000। ओके है जी, ठीक है। इसके बाद में अगली एंट्री क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने ब्याज दिया, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा बैंक ने ब्याज दिया तो क्या हुआ? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया तो अब आप बढ़ा दो, आपने तो कैश बुक में नहीं बढ़ाया ना, अब बढ़ा दो। कितने रुपए हैं जी? 6250 रुपए। तो यहां ऐड की ही आइटम में हमने इंटरेस्ट क्रेडिटेड 6250 रुपए ऐड कर दिए, ठीक है जी। आफ्टर दैट आगे देखा, आगे क्या है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक हमने क्या है? डिपॉजिट किया बैंक में फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट 7,70,000। देखो कलेक्शन का मतलब ही वही होता है, अभी आपने मेरे पास मान लो एक चेक आया शैलेंद्र का 7,70,000 रुपए का, मैंने वो चेक बैंक में जमा करवाया। जमा करवाने का मतलब ये है, मान लो मेरा अकाउंट है एक्सिस बैंक में और शैलेंद्र का अकाउंट है HDFC बैंक में, तो शैलेंद्र का जिस बैंक में खाता है उसी खाते का चेक देगा। तो शैलेंद्र ने मेरे को 7,70,000 रुपए का चेक काट के दे दिया और मैं उसी बैंक में जमा कराऊंगा जहां मेरा खाता है। मेरा खाता तो एक्सिस बैंक में है, मैं शैलेंद्र के HDFC बैंक का चेक लेके मेरे बैंक में गया, एक्सिस बैंक में, मैंने कहा ये लो जी 7,70,000 रुपए का चेक जमा कर लो। जमा कर लो मतलब मैं कह रहा हूं कि शैलेंद्र के खाते से पेमेंट कलेक्ट करके मेरे खाते में डाल दो, यही मतलब होता है ना चेक जमा कराने का। तो मैंने तो दे दिया चेक, जब मैंने चेक दिया मैंने तो क्या सोचा मेरे बैंक में पैसा आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया क्लियरिंग में टाइम लगता है ना, बैंक उसके बैंक से पहले पेमेंट कलेक्ट करेगा, फिर आपके अकाउंट में RBI के थ्रू ट्रांसफर होगा, टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम्स 2 और 3 डेज नॉर्मली, ठीक है। तो 7,70,000 जैसे ही मैंने चेक बैंक में जमा कराया, मैंने तो अपनी कैश बुक में जमा कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक कह रही है अभी नहीं बढ़ा, अभी पैसा आया नहीं है उसके खाते से निकल के हमारे खाते में। तो हमें तो ठीक वैसा ही करना है जैसा पासबुक में है, ठीक है। तो क्या करोगे? अब आप उसे लेस कर दो, आपने गलत बढ़ा दिया एक बारी, आप उसे लेस कर दो। तो अपनी लेस की आइटम्स में यहां हम लेस की आइटम्स बना लेते हैं, यहां लेस करते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नोट क्रेडिटेड कह दो या बट नोट कलेक्टेड कह दो, एक ही बात है। 7,70,000 रुपए, ठीक है जी, हो गया। और पढ़ते हैं बैंक चार्ज इज नोट एंटर्ड इन कैश बुक 1,000 रुपया बैंक ने बैंक चार्ज काट रखा है, हमने एंट्री करी नहीं, बैंक ने तो बैंक बैलेंस में से घटा दिया, आप अब घटा दो, अब पता लग गया ना, घटा दो, 1,000 रुपए लेस कर दो। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 1,000 रुपीज। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? A check deposited into bank was dishonored but no intimation received 1,60,000। हमने कोई बैंक में चेक जमा करवाया था 1,60,000 का, जब चेक बैंक में जमा करवाया हमने तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, हमने सोचा आ गया बैंक में पैसा, लेकिन बैंक में पैसा आया ही नहीं, क्योंकि जब हमारा बैंक जिसका चेक था उसके बैंक से पैसे निकाल के हमारे खाते में डालने लगा तो पता लगा उसके खाते में तो पैसे ही नहीं है, चेक बाउंस हो गया, या अकाउंट्स की टेक्निकल भाषा में डिसओनर हो गया।
तो हमें तो इस चीज की खबर नहीं है, हमारे पास कोई इंटीमेशन भी नहीं आई बैंक की तरफ से क्योंकि आपका चेक डिसऑनर हो गया। हमें तो अब पता लगा जब हमने हमारी पासबुक देखी। पासबुक कह रही है 1,75,000 रुपए कोई नहीं आया बैंक में। हम तो उसको ऐड करके बैठे हैं, हमें तो लगा बैंक में आ गया पैसा, ठीक कर लो, घटा दो। अब 1,60,000, सॉरी कितना है, 1,60,000 का चेक था ना, तो लेस के अंदर जाओ और यहां लेस कर दो, चेक डिसऑनर्ड, 1,60,000 रुपए लेस कर दो, घटा दो। ओके, नेक्स्ट क्या है, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन, 1,75,000। हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी, हमने स्थायी आदेश दे रखा होगा कि भैया हमारा हाउस टैक्स भर दिया करो, और बैंक ने 1,75,000 रुपए से आपका हाउस टैक्स भर दिया। ठीक है, आपको इसकी खबर मिली नहीं, बैंक ने तो आपके अकाउंट से पेमेंट कर दी, आपका बैलेंस कम हो गया, आप अब कम कर दो। हाउस टैक्स पेड 1,75,000। ठीक है, ओके, ये एंट्री हो गई। अब आपने निकालना है अपना बैलेंस। ठीक है, लो जी, एड लेस जो करना है वो कर लेते हैं। अपनी कैलकुलेटर ओपन कीजिए और इसके अंदर अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 18,60,000 रुपए। 18,60,000 के अंदर ऐड कर दीजिए 3,60,000 रुपया, तो एक हो गया, और 2,50,000 रुपया एक हो गया। ठीक है जी, और 6250 रुपए एक हो गए, ये बन गया 24,76,250। 24,76,250। ठीक है, अब इसमें जो लेस करने वाली आइटम्स है वो लेस कर दीजिए। 24,76,250 में से लेस कर दीजिए 7,70,000 माइनस 1,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,75,000, ये आपका बैलेंस आ गया 13,70,250 रुपए। समझ गए? ठीक है, तो ये आपका 13,70,250 रुपए बैलेंस आ गया। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो नीचे बुक का तो नाम चेंज होगा ही होगा। ये आपका बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। ठीक है, अच्छा, आंसर पॉजिटिव में आया है ना, प्लस का आया है, तो निशान भी चेंज होगा। ऊपर डेबिट बैलेंस था, यहां पर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, नोट्स में यहां मिस्टेक है, कैश बुक नहीं है, ये आपकी पासबुक है। ये आपका आंसर क्या है, यहां पर मैच कर गया। कोई डाउट किसी को? देखो, अगर मान लो ये माइनस वाली फिगर्स, देखो ऊपर जोड़ क्या है, 24,76,250, माइनस वाली फिगर मान लो ये होती है आपकी 26 लाख। 24,76,250 में से 26 लाख घटाओगे तो आंसर माइनस का आएगा। तुम्हें यहां माइनस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस एज पर पासबुक तो लिखना ही लिखना है। माइनस में आंसर आ रहा है तो ऊपर जो निशान था वही नीचे कर दो। ऊपर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, नीचे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, निशान सेम रह जाएगा क्रेडिट डेबिट का, यहां माइनस नहीं लगाना आपने। ठीक है, अगर आंसर माइनस में आए तो जो ऊपर, अगर डेबिट बैलेंस तो डेबिट बैलेंस कर दो, क्रेडिट तो क्रेडिट कर दो। क्रेडिट बैलेंस वाला एग्जांपल करेंगे अभी, ये भी इतना समझ लो। समझ गए? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई समस्या नहीं है? ठीक है जी, तो ये आपका 10th क्वेश्चन भी हो गया। एक बारी हम इस बैलेंस मेथड के दो ही क्वेश्चन करते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के दो ही क्वेश्चन करते हैं। अब बाकी समझते हैं जो हमारा अगला तरीका है, अगला जो केस है वो कवर करते हैं इसके अंदर हम।
ये देखो, हमने अपने नोट्स के अंदर केस फर्स्ट कवर किया था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का। हमने इसके अंदर कई सारे एग्जांपल किए कि कौन सी आइटम ऐड होगी, कौन सी आइटम लेस होगी। देखो, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस के तो कारण यही हो सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई डिफरेंस हो नहीं सकता। तो अगर क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का होगा तो क्या होगा, वो अब केस सेकंड हम यहां कवर करते हैं। ये कल की राम राम थी, अब हम यहां पर केस सेकंड करते हैं। लो जी, हमने यहां हेडिंग दी केस सेकंड। केस सेकंड कौन सा है? जब क्वेश्चन शुरू हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, ठीक है। इस केस में आप अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे भाई? शुरुआत में क्या लिखोगे आप? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसमें कुछ आइटम क्या करनी है, हमें ऐड करनी है, और कुछ आइटम हमें क्या करनी है, लेस करनी है। अब सुनो, शॉर्टकट, बड़ा ही प्यारा शॉर्टकट, आपकी सारी मेहनत बचा देगा। अब जो कह रहा हूं ध्यान से दिमाग में डालना। आपने हर क्वेश्चन, जब भी आप उसके डिफरेंस को पढ़ रहे हो, भी चेक इशूड बट नोट पेमेंटेड, बैंक चार्जेस, जो भी है, जब भी आप उसको पढ़ रहे हो, पढ़ के पहली दफा यही सोचना है कि क्वेश्चन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का, यह सोचना है, ठीक है। यह सोच के डिसाइड करो कि ऐड होगा या लेस होगा। एग्जाम्पल, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड। हमने तो चेक काट के दे दिए अपने क्रेडिटर को, वो बंदा लेने वहां पहुंचा ही नहीं पैसे। हमने तो जब चेक काटा तभी हमारा क्या है, बैलेंस कम हो गया, लेकिन वो बंदा वहां पहुंचा ही नहीं पेमेंट लेने, तो हमारे बैंक से तो पैसे गए नहीं। अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे। इस तरीके से सोचना है। लेकिन अगर क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस का है तो उससे उल्टा कर देना है, ऐड करोगे, जवाब दिया ना, लेस कर दो। मतलब ऐड वाली आइटम सारी लेस हो जाएगी, लेस वाली आइटम सारी ऐड हो जाएगी, उल्टा कर देना है बस। और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से। जो भी आंसर आए, ऐड आए तो उसका रिवर्स लेस कर दो। अगर आपको लगता है लेस करना चाहिए तो उसे ऐड कर दो। क्यों कर रहे हो? बिकॉज क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस का है। डेबिट का हो तो ऐड को ऐड ही करना है, लेस को लेस ही करना है, जैसे अभी हमने आज तक सीखा है। लेकिन क्वेश्चन अगर क्रेडिट बैलेंस का आ गया तो ऐड वाली आइटम लेस, लेस वाली आइटम ऐड, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐड क्या करना है, सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, all items that are deductible as per debit balance of a कैश बुक। अलग अलग आइटम को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने पिछले केस में पढ़ा, जो आइटम लेस होने वाली थी, अगर क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का है तो वो ऐड होगी। वो सारी आइटम क्या होगी, ऐड होगी। अच्छा, लेस क्या होगा? all items that are required to be added as per debit balance of कैश बुक। कैश बुक के डेबिट बैलेंस के हिसाब से जो आइटम ऐड होने वाली थी उसे क्या करोगे आप, लेस करोगे। रिवर्स करना है बस, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको क्या नाम दोगे आप,
देखो बैलेंस एज पर, इसको भी थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं मैं आपको। ऊपर शुरुआत कहां से हुई, कैश बुक से शुरुआत हुई ना, तो ये बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। आंसर अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो निशान चेंज होगा। ऊपर क्या निशान है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नीचे आएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बुक का नाम हमेशा चेंज होगा, निशान भी चेंज होगा अगर आंसर आपका प्लस में है तो। अगर आंसर प्लस में नहीं है, अगर आंसर आपका नेगेटिव आ जाता है, अगर आपका आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, वो तभी आता है जब माइनस वाली रकमें ज्यादा हो। तो आपका निशान ऊपर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक था ना, शुरुआत में क्या था, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आंसर भी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा, निशान सेम रह जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सेम फंडा जो पिछले में लगाया था, ये तो अब दिमाग में याद ही कर लो। बुक का तो नाम चेंज होना ही होना है, अगर आंसर प्लस में है तो निशान चेंज, शुरुआत डेबिट से तो खत्म क्रेडिट पर। अगर आंसर माइनस में है तो निशान भी सेम, शुरुआत डेबिट से खत्म भी डेबिट पे, शुरुआत क्रेडिट से खत्म भी क्रेडिट पे। ओके, कोई प्रॉब्लम तो है ना, इजी तरीका भी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कर लिया तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी हो गया। कितना इजी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर केस थर्ड और केस फोर्थ पे जोर आएगा आपको, बिल्कुल जोर नहीं आएगा। जो हमने केस फर्स्ट किया है बस वही दिमाग में रखो, केस थर्ड भी हो जाएगा। केस थर्ड कौन सा है, केस थर्ड है हमारा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो भाई, आप ये मत सोचिएगा कि हम कोई क्रैमिंग कर रहे हैं, करने को हम सारे लॉजिक कर सकते हैं। कि देखो जैसे हमने एड लेस का लॉजिक लगाया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में, हर आइटम हमने लॉजिक वाइज करी थी ना। जैसे चेक इशू कर दिया, बंदे वहां पहुंचे नहीं लेने, तो हम लॉजिक लगा रहे थे, देखो जी हमने तो बैंक में लेस कर दिया, लेकिन एक्चुअल में तो बैंक में लेस हुआ ही नहीं, अब वापस ऐड कर दो तब मिलेगा पासबुक से। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे खाते में ब्याज डाल दिया, हमें नहीं पता था, बैंक ने तो डाल दिया ब्याज, हमारे खाते में पैसा बढ़ गया बैंक के हिसाब से तो, लेकिन हमने तो कैश बुक में नहीं बढ़ाया, अब बढ़ा दो। ये हमने लॉजिक वाइज समझा। लेकिन अब जब मैं आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बता रहा हूं, या भी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बताऊंगा, तो अब हम उस लॉजिक की बात नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे। अगर मैंने आपको उस चक्कर में फंसा दिया तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट होचपोच हो जाएगा। आपको बारी बारी सोचना पड़ेगा, अरे बैंक के एंगल से ऐसा होगा, बिजनेसमैन के एंगल से ऐसा होगा, इसलिए एडलेस। इंपैक्ट कुछ नहीं पढ़ना, इंपैक्ट जो को बता रहा हूं उस तरीके से करो, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। एक बात और बताऊं, जब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, तब आप अपने दिमाग से नॉर्मली भी सोच पाओगे। मैं आपको एक दो केस बता भी दूंगा, देखो इस कारण किया आपने डेबिट, लॉजिक इसके पीछे ये है, इस कारण आपने ऐड किया, इस कारण आपने लेस किया। लेकिन जनरली क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बड़ा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को फॉलो करो, सारा काम हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का। आप शुरुआत कैसे करते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो। शुरुआत कहां से होगी, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत होगी। क्या करना है, कुछ आइटम्स ऐड करनी है, कुछ आइटम्स लेस करनी है। कौन सी आइटम ऐड करनी है, जो आइटम आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड करते थे वही सेम ऐड करनी है, कोई फर्क नहीं है। तो कौन सी आइटम ऐड होगी, ऑल आइटम्स that are required to be added in debit balance as per cash book। मतलब ऐड वाले को ऐड ही करना है। सोचना कैसे है, सोचना कैश बुक के हिसाब से है, जो आपने लॉजिक सीखे कैश बुक के डेबिट बैलेंस में,
कोई आइटम क्यों ऐड करनी है, क्यों लेस करनी है, हमने लॉजिक सीखी है ना, सेम लॉजिक लगाने हैं। और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में जैसा ऐड लेस करते थे वैसा ही डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में ऐड लेस करना है, कोई उल्टा भी नहीं करना। क्रेडिट में तो रिवर्स करना था ना, ऐड वाले को लेस करो, लेस वाले को ऐड करो। यहां कुछ नहीं, ऐड वाले को ऐड ही करना है, लेस वाले को लेस ही करना है। ठीक है, लेस कौन सी होगी, जो लेस वाली है वही लेस होगी। All items that are deductible as per debit balance as per कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में जो आइटम लेस होने वाली थी वही यहां लेस करेंगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ गया, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ गया तो मैंने क्या बताया आपको, ऊपर क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक से, सॉरी पासबुक से शुरू हुआ है ना, बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू हुआ है, तो खत्म बैलेंस एज पर कैश बुक पर होगा। ठीक है, निशान ऊपर डेबिट था, निशान चेंज हो जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो निशान चेंज होगा, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आ गया, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो निशान सेम रह जाएगा। ऊपर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक था, यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। बुक का तो नाम चेंज होना ही है, निशान भी चेंज होना ही है। अगर आंसर पॉजिटिव हो तो, आंसर नेगेटिव हो तो निशान सेम रह जाता है। बस ये आपका थर्ड केस हो गया। देख रहे हो ना, इन केसेस में कुछ नहीं है, लॉजिक तो दिमाग तो हमने बस वही लगाया ओनली। ठीक है, चलिए जी, केस फोर्थ की फॉर्मेलिटी भी खत्म कर, फॉर्मेलिटी है और क्या है पता तो मैं लग ही गया। केस फोर्थ कौन सा है, केस फोर्थ है जब क्वेश्चन शुरू हो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से, क्वेश्चन शुरू हो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से, तो हम हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगी क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से हमारी शुरुआत हो गई। अब इसमें कुछ आइटम ऐड करनी है, कुछ आइटम लेस करनी है। कौन सी आइटम ऐड करनी है, अगर क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस का हो तो ऐड वाली को लेस कर दो, लेस वाली को ऐड कर दो, ऐड वाली को ऐड कर दो, लेस वाली को लेस कर दो। मतलब all items that are deductible as per debit balance of a cash book, as per debit balance of a cash book। समझ गए, मतलब क्रेडिट बैलेंस चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, ऐड वाले को लेस करना है, लेस वाले को ऐड करना है। डेबिट बैलेंस चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, ऐड वाले को ऐड ही करना है, लेस वाले को लेस ही करना है। बस इतना सा फंडा है। तो लेस कौन सी होगी जी, ऑल आइटम्स दैट आर required to be added as per debit balance of cash book। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का क्वेश्चन हो तो जो आइटम ऐड होने वाली है वो आइटम यहां लेस हो जाएगी। ठीक है, आंसर का लॉजिक सेम रहेगा। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो
देखो बुक का तो नाम चेंज होना ही है, बैलेंस एज पर पासबुक से क्वेश्चन शुरू हुआ था, बैलेंस एज पर कैश बुक पे क्वेश्चन खत्म होगा, निशान भी चेंज हो जाएगा, निशान क्रेडिट से क्वेश्चन शुरू हुआ, डेबिट पे खत्म हो जाएगा अगर आंसर पॉजिटिव हो तो। अगर आंसर आपका नेगेटिव हो तो निशान चेंज हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, सॉरी निशान सेम रह जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया? ये थे आपके चारों केस, ये थे आपके चारों केस। ठीक है ना, चारों के चारों केस इसके अंदर आपके कवर हो गए। हमने दिमाग लगाया सिर्फ केस फर्स्ट पे, दिमाग हमने सिर्फ और सिर्फ केस फर्स्ट पे लगाया था। केस फर्स्ट ने हमें बताया कि हर आइटम को हम डिटेल में डिस्कस किया कि कौन सी आइटम ऐड होनी है, कौन सी आइटम लेस होनी है। ठीक है, इसके अंदर हमने सारा का सारा माइंड यूज किया, बाकी तीनों केस तो हमारे इजीली हो गए। ठीक है, अगर मैं सम अप करूं अपने कंसेप्ट के सेशन को, तो कंसेप्ट्स तो इतने ही हैं। बीआरएस का कंसेप्ट यहां खत्म हो जाता है, जो हमने यहां आज किया, यहां पे बीआरएस का सारा कंसेप्ट खत्म हो गया, हमारे चारों केस कवर हो गए। अब हमें करनी है प्रैक्टिस, जितने ज्यादा हो सके सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डालने की, इसमें सारे क्वेश्चन कवर होंगे, चाहे क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल के हों, चाहे क्वेश्चन अदर पर्पज से जहां जहां से मिला मुझे मैटर, मैंने सारे क्वेश्चंस यहां डाले हैं। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हमारे जो क्वेश्चन बैंक जो तैयार किया वो इनफ है। कंसेप्ट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके हाथों से बनाई गई आपकी कॉपी वही आपके कंसेप्ट होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स हमारे नोट्स में कवर होंगे। बस आपने ईमानदारी से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो कल की क्लास में हम हमारे सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या होगा भाई, कुछ क्वेश्चंस लगभग 70 to 80% क्वेश्चन तो मैं क्लास में कवर करा दूंगा आपको। 10 से 20 या 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको होमवर्क में मिलेंगे, और होमवर्क वही मिलेगा जो मुझे लगता है कि मैंने आपको कंटेंट सारे बता दिए हैं, बस आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। समझ गए? वो भी कोशिश करूंगा कि क्लास में डिस्कस करवा दूं मैं आपको, डिस्कस कर लेंगे बट सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन आपने खुद करना है। ठीक है, और वो आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करेगा, आपका होमवर्क। बिकॉज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जैसे हमने स्कूल में टीचर कॉपी चेक करता था, वो सिस्टम तो हम कर नहीं पाएंगे, तो वो आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम शुरुआत करेंगे कल की क्लास में। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, कल की क्लास का फायदा तभी होगा अगर आप आज तक के बनाए गए कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करोगे तो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। और कंसेप्ट बहुत इजी कर दिए, बस एक ही केस याद रखना है कि बैंक में हमारा पैसा पड़ा हो, एज पर कैश बुक हमारा बैंक में पैसा पड़ा हो, तो हमें पता होना चाहिए क्या ऐड होना है क्या लेस होना है। बस इतना पता हो तो चारों केस कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय और राम राम। ठीक है, ओके।